है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। इस वीडियो में समझेंगे हम लोग कि कोलाइडल सॉल्यूशन के लिए हम लोगों ने जो प्रिपरेशन मेथड्स स्टार्ट किए थे, तो उसमें हम लोगों ने दो मेथड्स को हम लोगों ने ऑलरेडी उसको समझ लिया था, उसके बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोग बात करेंगे डिस्पर्सन मेथड में। एक इलेक्ट्रिक डिस्पर्सन मेथड का इस्तेमाल किया जाता है कोलाइडल सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए, तो उसका एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आज आपको यहाँ जानने को मिलेगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस टॉपिक के बारे में कि देखते हैं क्या है इसमें और किस तरह से हम इसको बहुत आसानी से इसको याद कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जा चुका है। सो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक मिल जाता है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक के बारे में। इलेक्ट्रिकल डिस्पर्सन मेथड का बेसिकली इलेक्ट्रिक डिस्पर्सन मेथड का पहला पॉइंट है कि दिस मेथड इज़ आल्सो नोन एज ब्रेडिक्स आर्क मेथड। ऑलरेडी बहुत से बच्चों ने पढ़ रखा होगा, पहले भी इस चैप्टर का अगर आपने रीडिंग किया होगा तो कई जगह आपको इस तरह से मिल जाएगा ब्रेडिक्स आर्क मेथड, और कई बार डायरेक्ट एग्जाम में इसी नाम से क्वेश्चन आता है। वो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दे देंगे कि ब्रेडिक्स आर्क मेथड के बारे में एक्सप्लेन करिए। सो दिस मेथड इज आल्सो नोन एज ब्रेडिक्स आर्क मेथड। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। सेकेंड पॉइंट क्या है? मेटल्स लाइक प्लेटिनम, ऑरम, सिल्वर, कॉपर, दीज मेटल्स बेसिकली क्या होती हैं इसमें कि इनके कोलाइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड किए जाते हैं। तो इस मेथड का यूज़ जो है बेसिकली दिस मेथड इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ मेटल्स लाइक कॉपर, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड एक्सेट्रा। तो इन मेटल्स के कोलाइडल सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए हमें इस मेथड का इस्तेमाल करना पड़ता है। इन दिस प्रोसेस बोथ मेथड्स आर इन्वॉल्व। ये एक स्पेसिफिक मेथड है। देखिए, इस ब्रेडिक्स आर्क मेथड को इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि ये दोनों मेथड को मिला के बनता है। इसमें आप क्या देखेंगे कि डिस्पर्सन मेथड भी देखने को मिलेगा और कंडेंसेशन मेथड भी देखने को मिलेगा। इसके पहले वाले लेक्चर में आप लोगों ने समझ लिया होगा कि डिस्पर्सन मेथड में लार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं, जिनके लार्ज साइज हैं पार्टिकल्स के, उन लार्ज पार्टिकल्स के साइज को हम कन्वर्ट करते हैं स्मॉल साइज के पार्टिकल्स में। और कंडेंसेशन में हम लोग क्या करते हैं? बेसिकली कंडेंसेशन में स्मॉल पार्टिकल्स क्या होते हैं? एग्रीगेट होकर उस कोलाइडल रेंज में आ जाते हैं। एक मेथड में हम लोग लार्ज से स्मॉल में जाते हैं और एक कंडेंसेशन मेथड में बेसिकली हम स्मॉल से लार्ज की तरफ जाते हैं। तो अब हम क्या समझेंगे इसमें कि इन दिस प्रोसेस बोथ मेथड्स आर इन्वॉल्व। ये एक स्पेशल मेथड इसलिए भी है क्योंकि इसमें दोनों डिस्पर्सन मेथड भी इन्वॉल्व होता है एज वेल एज कंडेंसेशन मेथड भी इन्वॉल्व होता है, जिसके बारे में हम लोग आगे समझ जाएंगे कि ऐसा क्यों होता है जैसे हम इस वीडियो में आगे बढ़ते रहेंगे। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है एन इलेक्ट्रिक आर्क। एक इलेक्ट्रिक आर्क को यूज़ किया जाता है। एन इलेक्ट्रिक आर्क इज स्ट्रक बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। यहाँ बेसिकली इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं। इस डायग्राम के बारे में क्लियरली एक्सप्लेन करेंगे अभी अच्छे से। एक बार इसकी थ्योरी देख लेते हैं, फिर इस डायग्राम को इस थ्योरी से रिलेट करेंगे। एन इलेक्ट्रिक आर्क इज स्ट्रक बिटवीन इलेक्ट्रोड्स ड्यू टू हाई टेम्परेचर। ड्यू टू हाई टेम्परेचर बेसिकली आपको क्या देखने को मिलेगा? ड्यू टू हाई टेम्परेचर वेपर्स ऑफ मेटल आर फॉर्म्ड। देखिए, जैसे ही एक इलेक्ट्रिक स्पार्क इसमें जनरेट करवाया जाता है, किसी तरह इसमें इलेक्ट्रिक स्पार्क प्रोड्यूस करते हैं, तो इसमें होता क्या है? हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस हो जाता है। और उस हाई टेम्परेचर की वजह से क्या होती है कि मेटल जो होती है, मेटल की वेपर प्रोड्यूस हो जाती है। अब जैसे ही वो वेपर प्रोड्यूस होती हैं तो दीज वेपर्स गेट कंडेंस्ड अंडर कोल्ड वाटर, या सिंपली जो कोल्ड इन्वायरमेंट वहाँ पर क्रिएट है, अभी हम लोग डायग्राम में जब समझेंगे, तो कोल्ड इन्वायरमेंट की प्रेजेंस में जैसे ही उस माहौल में ये वेपर्स, मेटल की वेपर्स जो जनरेट हुई हैं हाई इलेक्ट्रिक आर्क के प्रोडक्शन के बाद और हाई टेम्परेचर की वजह से जो प्रोड्यूस हुई हैं वेपर्स मेटल की, वो मेटल्स क्या होती हैं? कंडेंस हो जाती हैं, लिक्विड फॉर्म में एक तरह से आ जाएंगी या ड्रॉपलेट बना लेंगी जब वो कोल्ड वाटर के इन्वायरमेंट में आएंगी। आई होप ये मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। दीज वेपर्स गेट कंडेंस्ड अंडर कोल्ड वाटर सिंपली, तो वो उस इन्वायरमेंट में आएंगी और कंडेंस्ड हो जाएंगी। सो कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ मेटल्स इज ऑब्टेन्ड। इसकी वजह से हमको क्या? कोलाइडल सॉल्यूशन हमें मिल जाता है सिंपली। तो देखिए, इसी पॉइंट से आप समझ सकते हैं। अब देखिए, मेटल जो रॉड होगी, मेटल जो उसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं बेसिकली, तो वो देखिए एक लार्ज पार्टिकल में होगी। लार्ज पार्टिकल का मतलब उनका जो साइज होगा वो लार्ज होगा काफ़ी। अब जब हम उसे हाई इलेक्ट्रिक स्पार्क देने के बाद, जिसकी वजह से हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है, अब वो क्या होता है? वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो गए तुरंत उनकी जो मेटल्स हैं। तो अब आप समझिए, मेटल की रॉड है जिसका अभी पार्टिकल साइज बहुत बड़ा है। एक बार जब वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हुए तो फिर उनके पार्टिकल की साइज छोटे हो गए। तो अब ये कौन सा मेथड हुआ? बेसिकली ये मेथड हुआ आपका डिस्पर्सन मेथड, जिसमें हम लार्ज पार्टिकल से
जा रहे हैं स्मॉल पार्टिकल्स की तरफ। तो इसमें जब वेपर्स बन रही हैं तो रॉड से वेपर, मेटल रॉड से मेटल वेपर बन रही हैं, तो बेसिकली ये डिस्पर्सन मेथड हो गया। फिर अगले ही स्टेप में क्या होता है कि दीज वेपर्स गेट कंडेंस्ड अंडर कोल्ड वाटर। तो अब वो जो वेपर हैं, अब वो वेपर वापस से एग्रीगेट होती हैं, या समझ लीजिए क्योंकि कोल्ड में इन्वायरमेंट में वो आ जाती हैं, तो फिर वो वेपर्स क्या होती है लिक्विड ड्रॉप में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। तो इसकी वजह से क्या हो गया, अब फर्दर उनका जो पार्टिकल साइज है बहुत स्मॉल हो जाता है वेपर फॉर्म में, जो कि वापस जब कंडेंस्ड होंगे तो वो उनका पार्टिकल साइज थोड़ा सा और बड़ा हो गया, जिसकी वजह से वो कोलाइडल रेंज में आ जाते हैं। इसलिए आप देखिए कि यहाँ पर दोनों मेथड हो रहा है। इस लाइन में देखिए, इस लाइन से आप क्लियर समझ जाएंगे कि जैसे ही वेपर बन रही है तो डिस्पर्सन मेथड हो गया, और जब ये वेपर कंडेंस्ड हो रही है तो ये कंडेंसेशन मेथड हो गया। इसीलिए ये लाइन लिखी गई थी कि इन दिस प्रोसेस बोथ मेथड्स आर इन्वॉल्व, दैट इज डिस्पर्सन मेथड एज वेल एज कंडेंसेशन मेथड। सो ठीक है, फिर क्या है, कलेक्ट द कोलाइडल सोल्यूशन वेरी केयरफुली। फिर लास्ट में हम लोग क्या कर लेते हैं, उस कोलाइडल सोल्यूशन को बेसिकली, इन मेटल्स के कोलाइडल सोल्यूशन को हम लोग बेसिकली कलेक्ट कर लेते हैं बहुत आराम से। अब देखिए इसमें, अब इस डायग्राम को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए डायग्राम में बेसिकली दो तरह के पॉट रखे हुए हैं, दो तरह के पात्र हैं, जिसमें एक में क्या है कि लिक्विड भरा हुआ है और उस लिक्विड में मेटल की रॉड रखी हुई है। उस लिक्विड में बेसिकली जो पॉट है उसमें मेटल की दो ठो रॉड रखी हुई हैं, जिनको हमने बैटरी से, या सिंपली मान लीजिए इनके हमने इलेक्ट्रोड्स बना रखे हैं। सो वो इलेक्ट्रोड एक एनोड है और एक कैथोड है सिंपली। तो इसमें एक इंडक्शन कॉइल होती है बेसिकली, जो आपको क्लियरली नज़र आ रहा है इसमें। अब इसमें जो लिक्विड यहाँ भरा हुआ है वो लिक्विड क्या है, बेसिकली वाटर है प्लस स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं KOH या NaOH। ठीक, साथ में इस पॉट को, इस बर्तन को या इस पात्र को हम लोग क्या करते हैं, अनदर बर्तन में या सिंपली पॉट में रखते हैं, जिसमें बहुत सारे आइस के पीसेस होते हैं, आइस के टुकड़े होते हैं। आइस पीस तो आप जानते होंगे, है ना, आइस के पीसेस होते हैं। तो ये जो आइस के पीसेस हैं वो इस इन्वायरमेंट को ठंडा करने का काम करते हैं। सो जैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रिक स्पार्किंग होती है, जैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रिक स्पार्किंग प्रोड्यूस कराई जाती है, तो यहाँ पर एक आर्क जनरेट होता है, जिसकी वजह से ये जो मेटल रॉड है, यही मेटल रॉड क्या होंगी कि वो कन्वर्ट हो जाती है वेपर फॉर्म में। वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, वेपर फॉर्म में सिंपली। तो जब ये वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होंगी, तो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद वो इस इन्वायरमेंट में आएंगी, जो कि यहाँ पर क्या है, आइस फॉर कूलिंग सिंपली। और जैसे ही ये आइस फॉर कूलिंग वाले इन्वायरमेंट में आएंगी, तो फिर वो जो मेटल की वेपर है वो क्या हो जाएगी, कंडेंस्ड हो जाएगी। और कंडेंस्ड होने की वजह से क्या हो जाएगा कि वो डिस्पर्सन मीडियम में आके डिसॉल्व हो जाएंगे सिंपली, जो कि डिस्पर्सन मीडियम यहाँ पे कौन सा है, वाटर प्लस KOH का। अब इसमें सिंपली वाटर तो आपका डिस्पर्सन मीडियम हो गया एक तरह से। अब यहाँ पर क्या है, KOH और NaOH का भी क्या रोल होता है, उसके बारे में हम लोग आगे जानते हैं। तो सिंपली से एक बहुत ही सिंपल सा इनका डायग्राम है, कोई इसमें ज़्यादा आपको समझने के लिए दिक्कत, प्रॉब्लम नहीं आएगी कोई भी। इसमें क्या होता है कि दो तरह के पॉट होते हैं, एक में आपका डिस्पर्सन मीडियम रहता है जो कि वाटर है, उसी में मेटल्स के रॉड को डिसॉल्व कर दिया जाता है, फिर उसमें आर्क जनरेट करते हैं हम लोग, और आर्क जनरेट होने की वजह से जो मेटल की रॉड है वो बेसिकली क्या होती है, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। वो वेपर फॉर्म जब इस एनवायरनमेंट में यानी कूलिंग एनवायरनमेंट में आती है तो ठंडी होकर जो वेपर है ठंडी हो जाती है, या सिंपली कूल होने के बाद क्या हो जाएगी, कंडेंस्ड हो जाएगी। कंडेंस्ड होने की वजह से क्या है, अब देखिए यहाँ से इसकी वेपर जनरेट हुई तो डिस्पर्सन मेथड, और फिर ये कंडेंस्ड हो गई तो कंडेंसेशन मेथड। तो दोनों मेथड इसमें हो गए, ये तो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब इसमें क्या है कि यहाँ पर नोट पॉइंट है, ये नोट पॉइंट पढ़ना बहुत जरूरी है। मेन तो ये थ्योरी है ही है, साथ में ये जो नोट पॉइंट आपको लिखे ना, ये सबसे मेन समझ लीजिए इसके पॉइंट है। ये जनरली कोई जल्दी आपको नहीं बताएगा। देखिए नोट पॉइंट क्या है, आइस यूज्ड फॉर कूलिंग। ये तो सिंपल सी बात है, आइस का तो इस्तेमाल ठंडा करने के लिए, इसको आग लगाने के लिए तो नहीं इस्तेमाल करेंगे, ये तो ठंडा करने के लिए ही होगा। ठीक, अब देखिए KOH और NaOH जो होता है ना, वो यूज़ किया जाता है स्टेबलाइजिंग एजेंट की तरह। बेसिकली KOH और जो NaOH है वो किसकी तरह यूज़ किया जाएगा, वो यूज़ किया जाता है स्टेबलाइजिंग एजेंट की तरह। क्योंकि देखिए ये एक तरह के वाटर लविंग कोलाइड्स नहीं है, इनके कोलाइडल सॉल्यूशन वाटर लविंग तो है नहीं तो ये बिना इसके भी बनाए जा सकते थे। मान लीजिए इतना सब हिसाब किताब करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन स्टेबलाइजिंग एजेंट मिलाने का यहाँ पे सिर्फ इतना मतलब है क्योंकि जो कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा उसको हम क्या करते हैं, स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, और स्टेबलाइजिंग एजेंट का काम भी यही होता है। आई होप ये बात आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि इससे पहले भी मैंने आपको स्टेबलाइजिंग एजेंट के बारे में बताया था कि कोलाइडल सॉल्यूशन के 3 कंपोनेंट हो जाते हैं, एक आपका डिस्पर्स्ड फेस, एक डिस्पर्सन मीडियम, और जो कोलाइडल सॉल्यूशन स्टेबल नहीं होते हैं तो उनको स्टेबलाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टेबलाइजिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं।
तो यहाँ पर KOH और या NaOH जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है यूज्ड फॉर स्टेबलाइजिंग एजेंट। साथ ही साथ ये जो मेथड है ना बेसिकली इसमें हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एज अ डिस्पर्सन मीडियम नहीं लेते हैं। इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में या जो एक मेथड है इसमें हम क्या करते हैं कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि यहाँ पर हमने सॉल्वेंट कौन सा ले रखा है? हमने सॉल्वेंट ले रखा है वाटर। अच्छा मान लीजिए अगर आप ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ले लेंगे तो देखिए इतने हाई टेम्परेचर पे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट तो ऐसे ही उड़ जाएगा। समझिए, कोशिश करिए, थोड़ी इस बात को समझने की कोशिश करिए। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इज नॉट यूज्ड फॉर दिस मेथड बेसिकली। इसलिए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के लिए, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को अगर किसी तरह डिस्पर्सन मीडियम की तरह यूज़ किया जाए तो स्वेडबर्ग नाम के साइंटिस्ट ने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को डिस्पर्सन मीडियम की तरह अगर हम यूज़ कर सकें तो इसके लिए मॉडिफिकेशन किया था इस मेथड पे। इस मेथड में किसने मॉडिफिकेशन किया था? प्लीज़ ऑलवेज कीप इन माइंड स्टूडेंट, स्वेडबर्ग नाम के एक साइंटिस्ट ने किया था जिन्होंने क्या मॉडिफिकेशन किया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए उन्होंने क्या किया कि सोडियम और बेंजीन का सॉल्यूशन लिया, सोडियम और बेंजीन का डिस्पर्सन मीडियम बनाया, बेंजीन में सोडियम मिला लिया एक तरह का, तो वो जो डिस्पर्सन मीडियम हुआ और फिर इन्होंने AC करंट का इस्तेमाल किया इंस्टेड ऑफ DC करंट। यहाँ पर जो करंट यूज़ हो रही है अभी वो डायरेक्ट करंट है, DC करंट है। इलेक्ट्रिसिटी जो होती है यहाँ पर DC है, डायरेक्ट करंट है जिसे डिस्ट धारा कहते हैं। जबकि इन्होंने क्या कहा कि जब हम ऑर्गेनिक अगर सॉल्वेंट ले लेते हैं तो यहाँ पर AC करंट को उन्होंने यूज़ किया। तो ये जो मॉडिफिकेशन थे वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के लिए किए गए कि ताकि हम इस तरह के मेथड को इस्तेमाल कर सकें जिसमें हम डिस्पर्सन मीडियम क्या यूज़ कर सके, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज़ कर सके। सो दिस इज ऑल अबाउट ब्रेडिक्स आर्क मेथड और सिंपली इलेक्ट्रिक डिस्पर्सन मेथड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जामिनेशन के हिसाब से। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आप इसका एक अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। इसका अच्छे से इसका आप रिवीजन भी कर लीजिएगा कि बहुत बार पूछा गया है, इसलिए प्लीज़ कीप इन माइंड ऑल द स्टूडेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग पेप्टाइजेशन के बारे में जानेंगे। थैंक यू सो मच।